ये वीडियो में बात कर रहा हूँ बिल्स के ऊपर। अब ये मेरे टाइप के बिल्स क्या हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्स मैं बता दूँ। बिल्स वे सिस्टम है जिसमें आप पैसे को कैसे एज ए एक्यूमुलेट कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक डेटाबेस मिलता है जिसमें आप पैसा स्टोर करते हो। एज आपको ब्लॉक्स मिलते हैं जिसमें आप डेटा क्या वो पैसा या आप एक एक वैल्यू करके लगाते हो। कुछ इसमें टर्म्स आती है जो टर्म्स इसे बताती है कि पैसा कैसे जुड़ता है। ठीक है, साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा जो इसमें काम की है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें काम की है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है। जैसे कि एक हो गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बिल हो गया। सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी ये चीज़ है कि जब भी मैंने किसी चीज़ पे सिक्योरिटी करी, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं बाइक, मुझे मेंटेनेंस भरना पड़ता है, बाइक की मेंटेनेंस भरना पड़ता है। आज है 1 मई, वैसे 11 मई है, आज 12 मई, सॉरी 12 मई है। पर मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैंने 10 मई को पैसे डाले। मैंने कहा कि लो मामा, ये मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा हूँ तुम पे, 1800 तक जोड़ूंगा मैं तुम्हें, 100 200 कर करके मैं तुम पे 1800 कर दूंगा 3-4 दिनों में। ठीक है, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 6 दिनों में मैं तुम पे 1800 रुपये कर दूंगा। मतलब 16 तारीख या 20 तारीख तक मैं तुम पर 1800 रुपये कर दूंगा। अब मान के चलो बीच में मेरी बाइक ख़राब हुई और मेरी बाइक में लग गए 600 रुपये। मैंने कहा मामा अभी के लिए एक काम करो, तुम इस 600 रुपये को भर दो। और मैंने खाता बुक में अपना हिसाब लिख लिया कि मेरे 16 तारीख को 1800 रुपये मामा की तरफ एज अ सिक्योरिटी फॉर बाइक हो चुके, और -600 रुपये मेरे बाइक की सर्विस के लिए लगे इस तारीख को, 13-14 तारीख को। मैंने कहा ये हिसाब अभी यही पड़े रहने दो। मैंने मामा को कहा कि या तो मैं, हो सकता है 1 अप्रैल से पहले पहले इन 600 रुपये को अपनी जेब से भर के इस सिक्योरिटी को ऐसे एज इट इज़ पड़े रहने दूँ। ये यदि 1 अप्रैल आ गई, सॉरी 1 जून आ गई, 1 जून आ गई, मई के बाद 1 जून आ गई, तो क्या होगा, ये 1800 रुपये में से वो 600 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाएगी और वो जो सिक्योरिटी होगी वो मेरे को रिकवर दे देगी, मतलब लॉस को कवर आउट कर देगी। और वो लॉस जो था मेरा कवर आउट हो गया, वो 1200 को वापस मैं 600 डाल के 1800 कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, यदि वो लॉस मैं कवर आउट खुद की जेब से कर लेता हूँ सेल्फली, तो वो 1800 रुपये मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है एज अ सिक्योरिटी, वो अगले मंथ भी मेरी एज अ सिक्योरिटी चलेगी। अब इसका दूसरा स्टेप, दूसरा इसका बेनिफिट सुनो, दूसरा वे सुनो जो ये प्रोडक्टिव बनाती है, आपको बेनिफिट बनाती है। सपोज करो ऐसे कर करके आपने 8 या 10 सिक्योरिटी आपने इंस्टॉल कर दी। आज ये 8 या 10 सिक्योरिटी आपने, 8 या 10 कमेटियाँ आपने अलग अलग तरीके से डाल दी। आपके जो लॉस कवर आउट होते हैं, यदि वो आप कवर आउट कर लेते हो तो बेटर कैसे कि भाई ये मैं कवर आउट कर ले रहा हूँ तो मेरी सिक्योरिटी जो है रिड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, यदि मैं कवर आउट नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, मेरी सिक्योरिटी में से रिड्यूस हो जाएगा पर्टिकुलर रिड्यूस, फिर मुझे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को वापस कवर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मान के चलो अब मुझे कोई 10,000 की बाइक खरीदनी, मुझे काम पड़ गया, मैंने कहा मेरे पे पैसे इतने नहीं जुड़ सकते यार, मेरे पे है नहीं। ठीक है, मैंने कहा क्या करा, सारी सिक्योरिटी को उठाया, ऐसा या तो प्लेजिंग रख दिया, उधार रख दिया, या उनको बेच दिया, सिक्योरिटी एज अ बॉन्ड। अब क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे पे 10,000, ये छोटी छोटी 5-6 सिक्योरिटी से ही मेरे को कब मैं पता नहीं चला, कब में मैंने इतना पैसा जोड़ दिया एज अ सिक्योरिटी। ये है वे, ठीक है, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये समय के साथ आती है। देखो, पहले जब मैं स्ट्रेटजीज बनाता था तो वो थी यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज थी, तो सारी इम्प्लीमेंट करते टाइम पे वो नहीं होती थी। जैसे सपोज करो, पहले जब मैं स्ट्रेटजी बनाता था तो उसमें कई सारी चीज़ें होती थी ऐसी जिसका सेंस ज़रूरी नहीं था कि इम्प्लीमेंट हो ही हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाया करती थी, बदल जाया करती थी। अब जो स्ट्रेटजीज बनाता हूँ अब मैं एग्जीक्यूट तो कर ही रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए मेरे पे दिमाग अब भी है। मैं इसलिए कहता हूँ एंटरप्रेन्योर के लिए नॉलेज नहीं चाहिए होती, माइंडसेट चाहिए होता है। एक बार मेंटेलिटी माइंडसेट बन गया
ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइंडसेट क्या होता है, जिस भी प्रेजेंट ऑफ टाइम पे तुम हो अभी, क्या तुम अपने एक्टिवली निर्णय ले सकते हो क्या करना है क्या नहीं। चलो मैं इस वीडियो में अब एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव? देखो, जैसे एक्सेल में सर ने बताया, दो तरह के लोग होते हैं, एक डेटा को एंट्री करने वाले और एक डेटा के संग डील करने वाले। मैं कहता हूँ इन दोनों को साइड रखो, डेटा को डील करने वाले और डेटा को एंट्री करने वाले। ठीक है, क्यों? डेटा के साथ डीलिंग कर रहे हैं, एक जो एंट्री भर रहा है, क्यों? वो काम थोड़ा सा इंजीनियरिंग टाइप का है कि एक ही स्टेप को दोबारा दोहराते रहना। एक जो क्या बोलते हैं, डेटा में कुछ क्रिएटिविटी ला रहा है, एब्स्ट्रैक्ट ला रहा है, और दूसरा डेटा में लॉजिक फिट कर रहा है। ठीक है, उसे आता है स्पेशलिस्ट है। एक स्पेशलिस्ट के अंदर ही एम्प्लॉय और एक एब्स्ट्रैक्टर जर्नलिस्ट। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज हो गई। अब ये जो तीन कैटेगरी है, यही डेटा को एज अ पूरे एक्सेल में वर्क करा रही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में जो भी हमें चाहिए वो ये तीन कैटेगरी करा रही है। एब्स्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? एब्स्ट्रैक्टर नई चीज़ें ला रहा है। एब्स्ट्रैक्टर वो चीज़ें भी ला रहा है जो काम की नहीं है डेटा पे, ये एब्स्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये तीन तरह के लोग हो गए जो डेटा के संग वो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें, मेरे दिमाग से उतर के वापस भूल गया मैं कि डेटा के संग हमने ऐसे डील करा। तीन जने थे, एक व्यक्ति जो डेटा के संग डील कर रहा है, एक जना वो, और ये क्या बोलते हैं, दो टाइप के हमने व्यक्ति मानने थे, दो टाइप के पर्सन मानने थे, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, हमें जानना लगा एक्टिव माइंडसेट क्या होता है। एक्टिव माइंडसेट वाले के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। पर्टिकुलर टाइम पर ही स्मार्टली विथ स्ट्रेटेजिकल एक्ट लेना ही एक्टिव माइंडसेट कहलाता है। यदि केवल स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर रहे हो तो वो पैसिव माइंड कहलाएगा, बिकॉज आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। यदि केवल एक्ट कर रहे हो तो वो फॉल्स स्टेटमेंट्स में आ जाएगी, वो एक्टिव निर्णय नहीं आएगा, एक्टिवली नहीं कहलाएगा। बिकॉज मैं बताता हूँ, सपोज करो आपने ट्रैफिक से जा रहे हो। जब आप काम करते हो ना, वर्क करते हो, प्रोडक्टिव स्टेट में होते हो, तो आपके पास स्टोरीज बतेरी होती है। बिकॉज पता है लॉजिक तो समान है, एक जगह रिपीट ही हो रहा है, फैक्ट ही फैक्ट दिख रहे हैं, तो आप अपनी परिस्थितियाँ उठा के सीधा चेप सकते हो। मैं जाम में जा रहा हूँ, मैंने क्या करा, कुछ वेज सुनना, मैंने क्या करा, कुछ डिफरेंट न्यूज़ और समथिंग के बारे में बात करूँगा, समथिंग रिपीट के बारे में बात करूँगा, डिफरेंट, न्यू और समथिंग रिपीट, ये तीन वेज के बारे में बात करूँगा। ठीक है, वेज वैसे मैंने 5 बताए थे कि 5 तरह के वे होते हैं, उसी में से ये 3 वे बता रहा हूँ मैं, डिफरेंट, न्यू और समथिंग। मैंने क्या करा, रोड जा रहा मैं, ट्रैफिक लगा बहुत ज़्यादा, मैंने क्या कहा, मैप में देखा यूँ गली यूँ करके जा रही है, मैंने बाइक उसमें भगा दी, या मैंने देखा ही नहीं कैसे लग रही है और मैंने बाइक उसमें भगा दी। क्या था ये केवल एग्जीक्यूट था, ये केवल एक्शन था। मेरी बाइक का पेट्रोल वगैरह वगैरह गली में ही फूक गया। स्ट्रेटेजीज, मैंने सोचा जब भी जाम मिलेगा गलियों से निकाल लेना, तो हर बार जब मैं होता तो बाइक को गलियों में मैं जा रहा। अब इसी का थोड़ा अपोजिट पॉइंट सुन लो, क्योंकि स्ट्रेटेजी दो तरह की होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन की और एक अलग तरीके की। मैंने कहा जाम आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जाम में ही पड़े रहो, दिक्कत नहीं, जाम में ही रहो, क्योंकि पेट्रोल कम फूकेगा, जब बाइक वो हो रही हो तो बंद कर दो, ऐसे करके पर टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसी की जगह एक्टिवली ये दोनों की दोनों डिसजॉइंटली थी, एक साथ वर्क नहीं कर रही थी। ठीक है, डिसजॉइंटली थी, एक साथ वर्क नहीं कर रही थी और अपने आप को रिपीट कर रही थी। ठीक है, एक सीक्वेंस में रिपीट कर रही थी, यही पैसिवली कहलाती है। एक्टिवली क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेटेजिकल एक्ट लेना, पर्टिकुलर टाइम पे स्मार्ट प्ले करना,
देखो स्मार्ट प्ले करना क्या होता है? स्मार्ट प्ले करना ये होता है कि आप किसी पे रूल कर रहे हो, या आप कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो और कोई नहीं कर पा रहा, वो स्मार्ट वर्क कहलाता है? नो 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 नो, वो स्मार्ट वर्क नहीं कहलाता। स्मार्ट वर्क क्या कहलाता है? स्मार्ट वर्क ये कहलाता है आप क्या राइट प्लेस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं कहता हूँ लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हो सकता है एक आईटी प्रोफेशन वाला करोड़ रुपए कमा रहा हो, आईटी प्रोफेशन वाला करोड़ रुपए छाप रहा हो, क्या वो स्मार्ट प्ले कर रहा है? हाँ भी ना भी। हाँ कैसे? हो सकता है उसके लिए आईटी प्रोफेशन ही बेस्ट चॉइस हो, बेस्ट चूजन ऑप्शन हो, क्योंकि वो स्किल्स है, ठीक है। पर यदि उसका मोटिव पैसे का है कि मैं मुझे पैसे कमाना है आईटी प्रोफेशन से, और पैसे के लिए प्रोडक्टिव वे आईटी है, और उस पर अब 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो पैसा का मतलब ये है कि अब उसे और पैसे की इच्छा रखनी चाहिए, और पैसे की इच्छा रखनी चाहिए तो मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ पर पहुँचना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? और राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्या वो राइट जगह इन्वेस्ट कर रहा है? क्या वो स्मार्टली प्ले करेगा? यहाँ डाउट्स आ जाते हैं, यहाँ नहीं करेगा। स्मार्टली प्ले का मतलब यह है चालाकी, सही समय पे सही निर्णय लेना। किसी पे 1000 रुपये भी है ना, और वो 1000 रुपये कंटिन्यूस कहीं ना कहीं सही जगह पे लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट कर जा रहा है, वो भी करोड़ों की संपत्ति बना देगा। एक जगह आपने 10/9 घंटे की कसरत कर करके पैसा कमाया आईटी में, एक ने बस केवल कंटिन्यूस लगाया और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पैसा लगाता चला गया, अपने आप 1 करोड़ बना लिया 1 साल के अंतर्गत में इजीली। बताओ कौन सा स्मार्ट प्ले है गेम? एक जगह एक आईटी पर्सन वाले ने 10 घंटे काम करके क्या बोलते हैं 1 करोड़ रुपए कमाए सालाना में। एक जगह एक मजदूर ने 12-12 घंटे काम कर करके पूरे साल में 1 लाख भी नहीं कमा पाया। कौन है स्मार्ट प्ले? रियलिटी में स्मार्ट प्ले का मतलब ये है रिच पर्सन। एक रिच पर्सन ऑलवेज ना तो क्या कभी थिंक करता कि पैसे का लालच करता। एक रिच पर्सन ऑलवेज जानता है पैसा अपने आप आ जाएगा, उसे बस चाहिए तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट करना है, स्मार्टली प्ले करना है। स्ट्रेटेजिकल एक्ट ही आपका स्मार्टली प्ले कहलाता है, और एक्टिव माइंडसेट ही आपका स्मार्टनेस को दिखाता है। विथ हार्ड वर्क स्मार्टनेस किसी काम की नहीं है जब तक तुम्हें हार्ड वर्क करना नहीं आता, जब तक तुम्हें मेहनत नहीं करना आती। बस हाँ ये जरूर महत्व रखता है, मेहनत कर कहाँ गया, ये स्मार्ट प्ले कहलाता है। अगर मेहनत वहाँ कर रहे हो जहाँ कोई काम का नहीं है, जहाँ अगर परिस्थिति ऐसी है कि अभी करना पड़ रहा है, तो अपने आप को चेंज करना, तारीख लिख लो, इस समय के बाद मैं पैसा जोड़ के, या इस समय के बाद इतनी पूंजी जोड़ने के बाद चेंज कर लूँगा अपने आप को। तो समझ में आता है कि आप एक स्मार्टली खेल रहे हो। तो पूरी वीडियो में एक्टिव और उसमें पैसिव में बताऊँगा। तो स्मार्टली बताऊँगा, 3 वेज बताऊँगा, डिफरेंट, न्यू और समथिंग रिपीटेड कैसे होते हैं। ये न्यू क्या है? न्यू मतलब एब्स्ट्रैक्ट, डिफरेंट मतलब लॉजिक, समथिंग न्यू मतलब फैक्ट्स, समथिंग रिपीट मतलब कि फैक्ट्स, जो रिपीटेशन है वो फैक्ट है। सीक्वेंशियल, अनसीक्वेंशियल एंड सीक्वेंशियल विद अनसीक्वेंशियल, ठीक है। ये 3 तरह के वेज हो गए, ट्रैफिक से जा रहे हम, हमें दिख रहा है कि ट्रैफिक लग रखा है, एक जना जो है ट्रैफिक में रुक रहा है, दूसरा जना जो है गलियों से निकल रहा है, तीसरा जना जो है ये देख रहा है कि भाई कब यदि मुझे लग रहा है कि भाई ये रास्ता मेरे को बेनिफिट दे रहा है इतने लंबे जाम से खरीद करने के लिए, मैंने देखा, कैलकुलेट करा और तुरंत निकल लिया, और फिर वापस अब मुझे लगा कि जाम थोड़ा सा ही है, ज़रूरी नहीं गली से काटो, तो मैंने जाम में वेट करा। ऐसे एक एवरी टाइम मोमेंट्स में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड स्मॉल टास्क विल बी कंप्लीटेड, देन लॉन्ग टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड। दिस इज गैम्बलिंग। मैं एवरी टाइम गैम्बलिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें एक्युमुलेट होकर देन वो लॉन्ग टर्मली कहलाने लग जाती हैं। दिस इज ए इन्वेस्टमेंट। मैंने 10,000 रुपये जोड़े, सपोज करो 10,000 रुपये जोड़े, मैंने कहा अब भी मैं क्या बोलते फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये 10,000 रुपये मैं सेविंग कर देता हूँ, दैट इज द कौन सा वे है ये पैसिव वे।
क्यों? सेव करके भूल जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, ये 10,000 पे तो मैं लगा रहा हूँ कहीं। क्यों? मैं इसमें लॉस ले रहा हूँ, मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ, मैं इसे एक्ट कर रहा हूँ, बट स्ट्रेटेजिकली एक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे स्मार्टली प्ले कर रहा हूँ, मैं इसे एक्टिवली वर्क कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, 10,000 रुपये भाई मुझे बाइक की ज़रूरत है, ठीक है ठीक है, ने 10,000 रुपये की मुझे बाइक की ज़रूरत है। मैंने क्या करा, बाइक लेने की सोची, अपनी परिस्थिति देखी, पर्टिकुलर टाइम देखा। मैंने कहा नहीं, बाइक से करूँगा क्या, बाइक तो अभी भी चला रहा हूँ किसी और की। ठीक है, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बाइक नहीं लेता। ठीक है, बाइक नहीं लेता। मैंने कहा पार्किंग में पैसा लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने पार्किंग के लिए पैसा निकालने के लिए रखा, उस पैसे को वहाँ डालने के लिए सोचा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ से कोई रिटर्न नहीं आने का, नहीं लगाए। ठीक है, नहीं लगाए। मैंने सोचा ये 10,000 रुपये जो है इसको पहले 20-30 कर लेते हैं, 20-30 कर लेते हैं। मैंने क्या करा, वो 10,000 के ETF कर लिए सारे 3 महीने के लिए, कि जब तक 30 नहीं हो जाए। ETF खरीदता चला गया, खरीदता चला गया, खरीदता चला गया, एज अ सिक्योरिटी बनाता चला गया ETFs को, एज अ बॉन्ड्स बनाता चला गया ETF को। ब्रोकरेज कटेगी 0.2% या 2% की। और आजकल तो ऐसे ऐप आ रहे हैं जो 100 रुपये महीना लेते हैं बस, और कहते हैं कि तुम कितनी मर्जी वो कर लो, क्योंकि सबको पैसा बनाने का वे चाहिए ना। हर किसी को 3 ही तरीके से खाएगा, या तो इन्वेस्टर की तरह खाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा बिजनेसमैन की तरह, या क्या बोलते हैं ब्रोकर की तरह खाएगा, या हम जैसे एंटरप्रेन्योर की तरह खाएगा पैसा। ठीक है, तो 3 तरीके से खाएगा पैसा, या तो एम्प्लॉय की तरह खाएगा, मतलब ब्रोकर की तरह, या एक क्या बोलते हैं एक ओनर की तरह खाएगा, या हम जैसे एंटरप्रेन्योर की तरह खाएगा, ब्रिलियंट्स की तरह, इन्वेंटर्स की तरह। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, वो अलग भी है। मैं बात करना चाहता हूँ, यदि आपने पैसा लगाया और लगाते चला गया कंटिन्यूस, आपका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड्स बन के सिक्योरिटी बन गई। और ये सिक्योरिटी क्या होगी, कल को आप जैसे आप पे 30,000 रुपये आपने सेल करी, आपने क्या करा, EMI पे निकाल लिया रिक्शा, EMI पे निकाल लिया रिक्शा, या तो आप रिक्शा खुद चला लो या चलवा लो। स्मार्टली प्ले था, ये तो रिक्शा खुद चला लो या चलवा लो। फिर स्मार्टली प्ले और भी चीज़ें खिलाती है, इसमें और खिलाता है स्मार्टली प्ले का मतलब इसमें भी थोड़ा और रिच मेंटेलिटी लाओ। मैंने कहा नया रिक्शा क्यों खरीदे, पुराना रिक्शा खरीदते, पेट्रोल नया लेते, क्यों, कम से कम में आएगा। हो सकता है 10-30 की जगह 40 लगे, बट जो 40 लगेगा उससे हम ये तो नहीं है कि किसी ट्रैप में फंसेंगे कि हमें पूरे पैसे देने, पेमेंट देनी है, नहीं। वैसे भी हमें पता है हमारे हाथ में है नहीं, हमें एज अ सिर्फ इसके लिए चलानी है, तो हमने ऐसे काम करा। या हमने सोचा रिक्शा क्यों ले जब हमें चलानी नहीं है, कुछ और डिफरेंट तरीका एवरी टाइम। फिर आपने सोचा कि मेरे पे कई सारे वेज है, इसके लिए ट्रेडिंग बहुत बढ़िया लगती है। ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है, जब भी आप पैसा लगाते हो तो आप किसी बंदोबस्त में हो, वो आपकी मर्जी, आप SIP ले रहे हो, फंड्स ले रहे हो। बट यदि अगर आप ETF बॉन्ड्स या स्टॉक्स लेते हो तो आप उसको पहले बाय और सेल कर सकते हो, कभी भी, एनी टाइम, बाय और सेल। क्यों? उसमें आपकी कमीशन कटेगी, आपका पैसा तुरंत आ जाएगा। और रिलेटिवली यही हकीकत है, पैसा कमाना है, जब लगे कि 10,000 रुपये मेरे पे जुड़ गए और मुझे अभी कहीं नहीं लगाने, मेरी मानो तो ETF बॉन्ड्स लगा दो, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी हाई है। स्मार्टली प्ले कराएगा सबसे ज़्यादा। एज अ सेविंग तभी फ़ायदे की है जब आपको कोई आइडिया नहीं कि अभी क्या करूँ, पड़ा हुआ पैसा जेब में रखने से फ़ायदा नहीं है। बेहतर ये है ETF बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, रख दो, तुरंत जब चाहिए होगा तुरंत बेच के निकाल के अपने बैंक से मतलब एज अ मार्केट से निकाल के तुरंत ही लगा दिए। क्योंकि एक्टिव माइंडसेट का मतलब ये है, कोई टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता, एवरी टाइम आप थिंक कर रहे हो, एवरी टाइम आप सोच रहे हो, एवरी टाइम क्या बोलते हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो और विद एक्शन ले रहे हो, स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहे हो। तो एक एक्टिव लिसनर या एक्टिव माइंडसेट या एक्टिव मेंटलिटी पर्सन ही गैम्बलिंग खेलता है। गैम्बलिंग में है ही ऐसा, गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म खेली जाती है, शॉर्ट टर्म का मतलब है शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं देती, पूरे लॉन्ग टर्म या कंटिन्यूटी तक जब आप वर्क करते हो देन आपको एकदम में सॉर्ट आउट देती है, एकदम में अमेजिंग देती है रिटर्न।
मतलब कि सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके आपने 10 दिन मेहनत करी और एक दिन में ही आपको अगले दिन खली बना दिया। गैमलिंग ऐसे काम करती है। दुनिया कहती है कि गैमलिंग में आज लॉटरी लगी, ठीक है, और अगले दिन अमीर बन गया, ठीक है। ये चांसेस तब चलते हैं जब मान के चलो आपका तुक्का बढ़िया लग गया, पर उस तुक्के का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर वो आप बचा नहीं पाओगे पैसा। क्योंकि योग्यता मिस्टेक से आती, गलती है, से काबिलता है गलतियों से आती है। और गलतियाँ कब आती है? गलतियाँ तब आती है जब आप मिस्टेक्स करते हो, आप वर्क करते हो, आप वर्क करने के बाद उसके फल की इच्छा रखते हो, काम करने के बाद कर्म फल की इच्छा रखते हो। यदि फल पहले मिल जाए तो उस फल का कोई महत्व नहीं रहता, ना तो आप उसकी इज्जत करते फल की, और फिर वो फल भी वहाँ पे टिकना नहीं पसंद करता। वो भी या तो मरना या समाप्त होना, या वो वहाँ से जाना पसंद करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, फल उसी को मिलता है जो निष्काम कर्म रहता है, करता रहता है। निष्काम कर्म मतलब कि क्या होता है? बिन इच्छा के फल कर्म करता जा रहा कह रहा है कि पहले शुरुआत में तो फल की इच्छा से ही भोगेगा। धरती में मानव आता है फल की इच्छा से, कि नई नई चीज़ें दिखेगी। जब आ जाता है तो धीरे 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 इन चीज़ों में इतना प्रभावित हो जाता है, या तो वो फल के पीछे भागता रहता है, या दिव्य बन जाता है तो फल की इच्छा छोड़ के अपने काम पे ध्यान लगाने लग जाता है। धीरे धीरे फल उसे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। दुनिया कहती है ओवरनाइट सक्सेस गैम्बलिंग है ये, पर वो गैम्बलिंग नहीं है। वो रात ही रात में उसने करा नहीं है, बल्कि पहले से करा जा रहा था, वो तुम्हें दिख नहीं रहा था, ठीक है। वर्क वो पहले से करा जाता था। कंटिन्यूटी लॉन्ग टर्म का मतलब मैं आज बता दूँ तुम्हें। देखो 3 तरह की वे होगी, एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक होगी टाइम बाउंडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टाइम बाउंडिंग स्मार्टली प्ले पर्सन्स के लिए होता है, एक्टिव माइंडसेट वालों के लिए होता है, गैम्बलर्स के लिए होता है, या एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है। टाइम बाउंड एंटरप्रेन्योर करते हैं। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कहलाती है। शॉर्ट टर्म वो ट्रेडिंग या ऑप्शंस कहलाते हैं जो हमें रिटर्न दे देते हैं तुरंत। इंश्योरेंसेस कहलाते हैं। अब सुनो, मैंने इनके थोड़े स्टॉक मार्केट में इनके फैक्ट के रूप में नाम बदल के तुम्हें बताए। बात रही शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में आपने कुछ चीज़ लगाई, ऑप्शन या वो है, तुरंत उसको सेल करा, एक एक्सपायरी होगी, डेट होगी। यदि जीते तो ठीक है, तो मैं आपको रिटर्न मिल जाएगा कुछ बढ़िया सा। लॉन्ग टर्म में ये है धीरे 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 धीरे। अब लॉन्ग टर्म देखना शॉर्ट टर्म से कैसे बनेगा। चीज़ें शॉर्ट टर्म से बनी है, शॉर्ट टर्म से बनी है। धीरे धीरे क्या करा आपने, इन्वेस्ट करते गए, कंटिन्यूस इन्वेस्ट होता गया, वो शॉर्ट टर्म ही लॉन्ग टर्म में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया टाइम के साथ। विद टाइम वह लॉन्ग टर्म कहला गया। विदाउट टाइम केवल वर्क पे या रिजल्ट जो एक वर्क करते ही मिल गया, वो शॉर्ट टर्म कहला गया। जो वर्क करते 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 समय के संग एक्यूमुलेट हो गया, वो कंपाउंडिंग या लॉन्ग टर्म कहला गया। मैंने क्या कहा था? स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद अ लॉन्ग टर्म एंड देन गिव अवे अमेजिंग रिटर्न। देखो ये जो लाइन है ना, स्ट्रेटेजिकल एक्ट एट लॉन्ग टर्म, इसको आप एक बना के कह दो गैम्बलिंग, ठीक है। अमेजिंग रिटर्न मिलता है इससे। अब ये जो एक है, ये पूरी एक लाइन को मिला कर कह दो टाइम बाउंडिंग। टाइम बाउंडिंग का मतलब ये है, आप एवरी टाइम अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में कंपाउंड कर रहे हो, कंटिन्यूस कंपाउंड कर रहे हो। और जैसे आपको वही दिखा, मान लो मेरे को दिखा, मैं रिक्शा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पैसा जोड़ा रिक्शा के लिए, बट मुझे दिखा रिक्शा मेरे काम की नहीं है, मेरे काम का तो कुछ और है। तुरंत रिक्शा भूल गया, तुरंत गोल चेंज हो गया, तुरंत वहाँ चला गया, वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी किसी और के बेसिस पर चल रही थी, लगा कि स्ट्रैटेजी यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर देगी, बेटर अपॉर्चुनिटी, तुरंत वहाँ पे। ये होता है हमें एक्टिव माइंडसेट। एक्टिव माइंडसेट में आप कोई भी थिंकिंग पहले से नहीं कर सकते, पैसिवली नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्टली नहीं कर सकते। आपको वहीं पर्टिकुलर टाइम पे लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, लॉजिक कैच करना पड़ेगा। ये होती है एक्टिव माइंडसेट। लॉजिकल पर्सन पैसा कमाता है, बिकॉज मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, ये A to Z आप हर एक चीज़ कर रहे हो। मार्केट में यदि आपको कोई चीज़ बेचनी है तो उसको रूप बदलना पड़ेगा। सपोज़ करो मैं कोई सिस्टम बना रहा हूँ, मैं कोई अपनी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं कोई अपना क्या बोलते हैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। मुझे अगर उसको बेचना नहीं है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट की तरह बनाया, ठीक है, तो वो किसी काम की नहीं है।
औरों के लिए, मेरे लिए काम किया। मेरे लिए मेरा डेटा काम का है, मेरे लिए मेरा डेटा बिकाऊ नहीं है, मेरे लिए मेरा डेटा बहुत प्रोडक्टिव है, केवल मेरे लिए। बट यदि मुझे इसको सेल करना है तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, मुझे इसको एज अ विजुअल्स में लाना पड़ेगा, मुझे एज अ सब परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट मतलब लोगों की नज़रों के लिए परफेक्ट, मतलब इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे एज अ इसको ऐसे बताना पड़ेगा कि वॉइस थिंकिंग वेज मेरे होंगे, पर उसका सीक्वेंस होगा। और जब उसका सीक्वेंस होगा तो मुझे एक एक पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा कि मैं इसको एक प्रोडक्टिव वीडियो बना सकूं और वो औरों के भी काम आए। मतलब मैंने इसकी मार्केटिंग करी है, अब इसका मुझे रिटर्न मिलेगा सेल का। ये होता है लॉजिक। लॉजिक पैसे देता है ना, तो फैक्ट पैसे देता है ना एब्स्ट्रैक्ट। फैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट, फैक्ट से लॉजिक बिल्ट होता है, विदाउट फैक्ट से लॉजिक बिल्ट नहीं हो सकता। क्योंकि लॉजिक के लिए दो टर्मिनल तो चाहिए ही चाहिए कनेक्टिविटी के लिए। तो दो टर्मिनल मतलब दो फैक्ट, विदाउट फैक्ट लॉजिक में ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। बिन जानकारी के तुम चीज़ें कैसे बना लोगे, बना ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ आपको ये हमेशा ऑलवेज ध्यान रखना है। ये तो हो गया लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें जो नई चीज़ें लाता है, नई लॉजिक में करता है। बिन इन्वेंशन के आप कह तो सकते ही नहीं अपने आप को कि मैं अपने आप को बिल्कुल एक्सट्रीम रिच बना सकता तुरंत, शॉर्ट टर्म में गैम्बलिंग खेल लो। नो, बिन इन्वेंशन के काम नहीं चलेगा। मैं एक चीज़ बता दूँ, सिंपल सी वैल्यू समझो। पुराने साइंटिस्ट जो थे, मान लो किसी ने थ्योरी लिखी कि भाई इस टाइप का कोई इन्वेंशन होगा और ये होगा तो क्या बोलते हैं, दुनिया बदल जाएगी। किसी ने मान के चलो फ्यूजन और फिजन और एटॉमिक थ्योरी लिखी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी लिखी, क्या उसको पैसे मिले एटॉमिक थ्योरी लिखने के? कहोगे नहीं। मिले किसको? जिसने उसे बना दिया, जिसने एटम बम बनाकर चला दिया, ऑपरेट कर दिया। ऑपरेटर को पैसे मिले ना, क्रिएटर को कहाँ से पैसे मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिले क्रिएटर को? क्योंकि क्रिएटर के लिए वो जो रचना थी, जो क्रिएशन थी, वो केवल क्रिएटर के लिए ही फ़ायदेमंद थी, औरों के लिए फ़ायदेमंद थी, पर औरों के पास वो वे नहीं था कि वो उसका इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके। और दुनिया पैसा तभी देती है जब वो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका फेवर ले सके, तभी तो आपको फेवर देगी, मनी देगी रिटर्न में। बस यही चीज़ थी कि इंजीनियर्स ने आपकी टेक्निक उठाई, आपके इन्वेंशन, आपके मॉड्यूल्स उठाए, आपका मैपिंग उठाई और उसको बना दिया। बट आप तो चल बसे, आपको कुछ पैसा नहीं मिला, रिटर्न नहीं मिला। पैसा किसने कमाया? उस कंपनी ने जिन्होंने आपका फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। स्ट्रेटजीज पैसा नहीं देती, पर स्ट्रेटेजिकल एक्ट एक्सट्रीम पैसा देता है, और एग्जीक्यूशन लॉस और रिस्क के साथ पैसा देता है। ठीक है, मतलब एक्ट जो है, एग्जीक्यूशन जो है, एक बिजनेसमैन को रिच बनाता है। एक स्ट्रेटेजिकल एक्ट एक एंटरप्रेन्योर को एक्सट्रीम रिच बनाता है। और स्ट्रेटजीज व्यक्ति को केवल पुअर बनाती है, क्योंकि वो समाज के लिए वो नहीं है, पर वो संतुष्ट है, वो संपन्न है। हो सकता है कि मान के चलो स्ट्रैटेजीज तो आई, इम्प्लीमेंट ही तो करना है, इम्प्लीमेंट साइड वाइज कर लिया, पैसिवली कर लिया। पैसिवली कैसे? मतलब सोचो 1 करोड़ रुपये कमा लिया पहले, अब उस 1 करोड़ रुपये को ऐसी जगह लगा दिया जहाँ से उसको ऐसा रिटर्न आ रहा है कि उसकी पूंजी आराम से चल रही है। अब उसको ज़्यादा लालच नहीं है, वो नहीं है। 1 करोड़ रुपये से उसका सालाना 1-1.5 लाख रुपये आ रहा है, वो तरीके से चलाना जानता है। तो वो छोटा छोटा एग्जीक्यूशन कर रहा है, छोटा छोटा स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल एक्ट तो कर ही रहा होगा, एक्टिव लिसनरिंग काम तो कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं एक्टिव लिसनरी काम तो करी एक्टिव लिसनरी इसलिए कहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं एक्टिव लिसन कि सुनो, एक्टिवली सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, करंट पोजीशन में, करंट टाइम पे सुनो। तो ये नहीं, मैं कहना चाहता हूँ एक्टिव मेंटेलिटी के साथ वो वर्क कर रहा होगा ना कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने पैसे मान लो बैंक में लगा दिया, वो इन्फ्लेशन के कारण घटे जा रहे, नहीं, तरीके से कई जगह पे लगाए होंगे। और छोटे छोटे पैसे वो अमाउंट को वो मान के चलो 1.5 लाख रुपये लाया, 1 महीने में खा लिया, तो बाकी 11 महीने क्या करेगा? तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये भी क्या है? स्ट्रेटेजिकल एक्ट है। छोटे छोटे टाइम पे वो क्या कर रहा है? अपने आप को लॉन्ग टर्मली मेंटेन करके रख रहा है। बस थोड़ा गैम्बलिंग का उल्टा हो जाएगा। ये गैम्बलिंग का उल्टा कैसे हो जाएगा? प्रक्रिया सेम होगी, लॉजिक सेम होगा। मैंने कहा ना, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का देखो फैक्ट,
मरुस्थल के पेड़ में भी वैक्स पाती कोटिंग, पानी के पेड़ों में भी वैक्स पाती कोटिंग, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है इन्वायरमेंट, पर लॉजिक दोनों में सेम है। यही चीज़ तो देखो कि गैम्बलिंग जो मैं कह रहा हूँ, एक तो गैम्बलिंग होगी, गैम्बलिंग में क्या है, आप रिच बन रहे हो, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम रिच बन रहे हो, और दूसरी जगह आप मेंटेनेबल बन रहे हो। ये यूँ ही समझ लो, मैंने एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कहे थे। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया जब आप बॉडी बनाने के लिए कसरत कर रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने आप को रिड्यूस कर रहे हो। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या हो गया, जब आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो तो रिकवरी कर रहे हो, देन वापस स्ट्रगल कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, वापस स्ट्रगल कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, वापस स्ट्रगल कर रहे हो, टोटल न्यूट्रल कर रहे हो अपने आप को। यही तो वो है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि देखो स्ट्रगलिंग में आप रिच बन रहे हो, एक्सट्रीम रिच बन रहे हो, और दूसरी जगह अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, दोनों जगह स्ट्रैटेजिकल एक्ट कर रहे हो। शॉर्ट करके लॉन्ग टर्मली गेन कर रहे हो, कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो। कंटिन्यूस मतलब कंसिस्टेंसी के संग वर्क कर रहे हो। कंटिन्यूस का मतलब केवल ये नहीं कि कंटिन्यूटी वर्क कर रहे हो, कंटिन्यूटी विद डिसकंटिन्यूटी, डिसिप्लिनरी वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसली वर्क कर रहे हो, और इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। कंसिस्टेंसी से जब इंटेंसिटी जनरेट होती है तो बहुत बेटर होती है। मोटिवेशन से जो इंटेंसिटी जनरेट होती है वो तुरंत लो हो जाती है, बिकॉज हाई वोल्टेज तुरंत सबसे ज़्यादा फैल जाती है इन्वायरमेंट में। हाई प्रेशर या हाई पावर पॉइंट सबसे ज़्यादा जल्दी फ्लो हो जाता है लो प्रेशर की तरफ। तो बेहतर क्या, मेंटेनेबल प्रेशर बनाओ ना, मेंटेनेबल चंक्स की फॉर्म में प्रेशर बना दो। प्रेशर गर्म भी रहेगा, ठंडा भी रहेगा, और जो ऐसा चाहिए वैसा रहेगा। मेंटेनेबल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई टू लो फ्लो नहीं करना आपको, हीट को मेंटेनेबल रखना है, हीट को रेजिस्टेंसिबिलिटी में रखना है। जब रेजिस्टेंसिबिलिटी रखोगे तो हीट वाटर या वातावरण जो ऊष्माई होगा उस ऊष्मा से ऊर्जा बना लेगा। सपोज़ करो आज के टाइम पे जिस तरीके से धूप पड़ती है, हम क्या करो, इतने बड़े बड़े जार रखो, उसके अंदर इस तरीके का मेटल लगा दो कि वो पानी में से, पानी जब गर्म हो रहा है तो उसकी हीट को अपने अंदर कन्वर्ट कर ले, अपनी रिएक्शन में चलाने लग जाए। इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जनरेट होती है। क्या ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहलाई? दो टाइप की थर्मल होती है, एक मूविंग थर्मल का मतलब है चलती हुई हीट, हम पानी को कंटिन्यूस गर्म कर रहे हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं कोई ना कोई मटेरियल द्वारा। एक पड़े हुए वाष्प में हीट को कंज्यूम कर लेना। अब ये होगी कैसे, देखो दो चीज़ें। अगर आपका वातावरण का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो समझ लेना आपका जो वाटर अगर 50 डिग्री भी सेल्सियस है ना, तो उसमें से हीट केवल ट्रांसफ़र बॉडी में या किसी भी मटेरियल में 10% ही, 10 डिग्री ही होगी, 10 डिग्री ही होगी। क्यों, आप समझो। मान के चलो आपका जो आपने मटेरियल लगाया ऐसा लगाया जो 30 डिग्री से अपने अंदर एनर्जी हीट करने लग जाता है, ठीक है। वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर मान लो वातावरण के अनुसार होगा 40 डिग्री, आपका वो जो मटेरियल है वो है 30 डिग्री। अब वो जब 30 से 40 लेगा तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ कई सारी रेजिस्टेंसेस लग जाएगी, 4 या 5 तरह की रेजिस्टेंस लगने लग जाएगी, हीट लॉस होने लग जाएगी इन्वायरमेंट में, और आपकी मशीन भी फूकेगी। वो ये हकीकत है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो। साइंटिस्ट हूँ मैं एक तरीके का, एब्स्ट्रैक्टर, ठीक है। फर्स्ट ऑफली तो बेटर क्या है, बेटर ये है, फैला हुआ है वाटर फैला हुआ है, तापमान है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, वाटर का तापमान हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, मशीन जो है 30 डिग्री सेल्सियस की है ना, 30 डिग्री सेल्सियस की, कैसे पानी कंज्यूम करेगी। अब यहाँ थोड़ा लॉजिकली समझो, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा तो मैं लॉजिकली थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा। वातावरण का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा मेरी मशीन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अच्छा वातावरण से मेरी मशीन की तरफ हीट कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट मैंने देखा यार मेरा थर्ड मटेरियल बीच में लग रहा है, थर्ड एक लेयर लग रही है वाटर की, क्योंकि हीट मैं वाटर से कंज्यूम कर रहा हूँ मॉलिक्यूलरली। मेरा मशीन या मटेरियल या मेरा सिस्टम इस तरीके का है कि वो एयर के पार्टिकल्स को से हीट नहीं कंज्यूम करता, वो वाटर के पार्टिकल से हीट कंज्यूम करता है। तो इन्वायरमेंट के बीच में एक बेस आ गया कि इन्वायरमेंट पहले वाटर को गर्म करेगा,
देन मुझको गर्म करेगा। अब इसमें बहुत टाइम है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? मान के चलो मेरी मशीन ने वाटर को जल्दी से जल्दी उसकी 40 डिग्री सेल्सियस को अपने बराबर कर लिया, 30 डिग्री पर कर लिया। वाटर गर्म होने में टाइम लगा जाएगा। जो पहले वाले पॉइंट में था ये लफड़ा पड़ रहा था इन्वायरमेंट के बेसिस पर। फिर इन्वायरमेंट के बेसिस पर जब वो रिड्यूस होगा तो इन्वायरमेंट से हीट आएगी। तो 3 पाथवे के कारण बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या करें? यहाँ एक एक्सटर्नली फैक्टर लगाना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी जो या तो मशीन को ही ऑपरेट करे। मशीन को ऑपरेट कैसे करे? मतलब कि मशीन को कब 30 डिग्री करना है, कब हीट एनर्जी उसमें से निकालनी नहीं, वापस उसको 30 डिग्री कर लेना है, वापस उसको 30 डिग्री कर लेना है। और वाटर को या तो वाटर को ऐसे बार बार इन्वायरमेंट से कन्वर्टर एनर्जी लगे, एक जगह से उसको फ्लो मिल जाए, एक जगह से उसकी मूविंग एनर्जी मिल जाए, मूविंग एनर्जी मिल जाएगी, दूसरी जगह एक्यूमुलेट कर लेगी ऑटोमेटिकली मशीन, दूसरी जगह वो मटेरियल ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगा। एक जगह आपकी वो लगे। अब देखो, अब समझो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये फॉर्मूला जो है ये कैसे बना था? इसी 3 वेज के कारण, इसी 3 वेज के कारण बना था। दूसरा वे कोई लगाता ही नहीं है दुनिया में। दूसरा वे की टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी कोई बना ही नहीं पाता। क्यों? पड़े हुए इन्वायरमेंट की जो हीट है, पड़े हुए इन्वायरमेंट की जो फ्लो है वो नेचुरल कहलाती है। अब नेचुरल चीज़ों को कैसे कंज्यूम करा जाए, नेचुरल एनर्जी को कैसे कंज्यूम करा जाए? सपोज करो आपकी हीट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली कड़क रही है आसमान से। जब आपको एंटीना लगा रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तुरंत शॉक मार रही है, तुरंत हाई वोल्टेज मार रही है, मान के चलो 13,000 वोल्ट। बट आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है जो 13,000 वोल्ट को स्टोर कर सके। ठीक है, सपोज कर लो, मान लो कि 13,000 वोल्ट मारती है और 13,000 वोल्ट को आपके पास कोई है ही नहीं सपोर्ट कि आपको 13,000 वोल्ट का, तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे किस में? कम वोल्टेज में। यही एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है, यही एनर्जी का सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्यों? आप डायरेक्ट की जगह थोड़ा पाथवे इंक्रीज़ कर देंगे, या आप मान के चलो 13,000 वोल्ट आपने क्या बोलते हैं वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी एकदम में झटके से मिली आपको, आपने किसी और सिस्टमों से ऑपरेट कर दिया। सपोज़ करो हमने कहा जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जनरेटर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब जनरेटर को या तो फैन से घुमा लो, जनरेटर को या तो पानी के प्रेशर से घुमा लो, जनरेटर को या तो न्यूक्लियर रिएक्टर से घुमा लो, जनरेटर को या तो कोल से घुमा लो, जनरेटर को या तो क्या क्या बोलते हैं हाथों से घुमा लो, मैकेनिकली, अलग अलग तरीके से। अब सब में देख लेना, सब में तीसरा फंक्शन लग रहा है जिसके कारण हीट एनर्जी लॉस होती है, जहाँ हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ रही है। वहीं इसको ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमें खुद काम करने की जरूरत है। हमने कहा इन्वायरमेंट 40 डिग्री सेल्सियस का है, हमारी मशीन तब वर्क करेगी जब वो 30 डिग्री सेल्सियस की होगी। वो 30 डिग्री सेल्सियस से अप में ही एनर्जी कन्वर्ट करने लग जाएगी। मैंने कहा पड़ी हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। गर्म पानी को, यदि पानी ऑलवेज गर्म रह रहा है, एवरी टाइम गर्म रह रहा है, ठीक है, पानी की क्वांटिटी इतनी गर्म है कि वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा, वहाँ वो मशीन ऐसे प्रॉपरली वर्क करेगी कि वो हीट को इस तरीके से ट्रांसफ़र करेगी कि ना तो हीट का भी ट्रांसफर हो, या तो कंटिन्यूस सब वो मिल जाए प्रोडक्टिविटी। हकीकत में क्या होता है, जब भी आप किसी गर्म पानी में अगर कोई ऐसी मशीन लगा दो जो कि उसकी हीट लॉस कर, उसकी हीट चुरा रही है, तो धीरे धीरे वो पानी ठंडा होने लग जाता है। तो यहाँ पे एक चैन रिएक्शन बन जाती है कि इन्वायरमेंट फिर उसे ठंडा करता है, धीरे धीरे पूरे इन्वायरमेंट में फैक्टर बनता है। इसे कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रियलिटी में यही कहलाता है कि जब नेचर को अनस्टेबल कर रहे हो तुम अपने अनुसार, नेचर को मानवीकरण कर रहे हो, बल्कि नेचर तो प्रकृतिकरण के लिए बना है। पॉल्यूशन यही कहलाता है, पॉल्यूटेंट्स यही कहलाते हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या है? बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो जानबूझ के आ रही है हमारी हरकतों के कारण, यही पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। क्या होगा? सिस्टम अपने आप को रिबूट करेगा, रिस्टार्ट करेगा। जैसे हम बुखार चढ़ा, वो चढ़ा, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को सोते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी को अगर थकान बहुत काम कर लिए तो क्या करते हैं? सोते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, खाली करते हैं, उपवास रखते हैं। सिस्टम भी ऐसे करेगा। तुम बीमारियाँ उसको तंग करोगी तो पूरी प्रकृति अपने आप में एक सिस्टम है, वो अपने आप को क्या करेगी? रिबूट करेगी, चेंज कर लेगी। या तो अपने को आपके अनुसार वो क्या बोलते हैं बदल लेगी, पर ये लंबे समय तक नहीं बदलेगी। मान लो इसका थोड़ा सा इन्वायरमेंट की मान के सपोज़ करो एक चेक पॉइंट्स बना देता हूँ, उसके मैं 100 साल में एक परिवर्तन करती है। तो 100 साल में मान के चलो प्रकृति सिर्फ 10 ही परिवर्तन करेगी, 10 परिवर्तन के बाद वो आपको समाप्त कर देगी। मैंने कहा ना
रास्ता राइट वे हमेशा एक होता है, पर मिस्टेक्स के वे, गलतियों के वे हमेशा अनेक होते हैं। हो सकता है उसको पहले पता नहीं चल रहा हो कि बीमारियां मेरे में कौन ला रहा है लक्षण। धीरे धीरे एक एक करके उसे पता चला कि मानव नाम की प्रजाति है जो गंदगी ला रही है। तो वो क्या करेगी, अब वो अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लेगी और आपको साफ़ कर देगी। मैं एक चीज़ बताऊँ, कभी भी यूँ मत समझना अपने आप को, इन 3 बंदों से बहुत डर के रहना, इन 3 बंदों से बहुत डर के रहना जो रहना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, प्रकृति से पंगा मत लेना। यूँ मत, प्रकृति को अपने अनुसार बदलने की हमेशा सोचो, ठानो, क्योंकि इंसान हो, विकसित दिमाग वाले हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, ओके। कभी भी प्रकृति से पंगा लेने की नहीं सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, साफ कर देगी एक बार में। दूसरी चीज़, कभी भी गॉड से पंगा लेने की मत सोचना, गॉड और डेविल से, गॉड या डेविल से पंगा लेने की मत सोचना, गॉड या डेविल से पंगा लेने की मत सोचना कभी भी। यूँ समझ लो, इतना सा छोटा सा इंसान 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष के पश्चात इतना सा छोटा सा इंसान इतनी सी मशीन बना देगा, मात्र इतनी सी मशीन सोलर सिस्टम के बाहर तक का न्यूक्लियर फोन्स द्वारा इतना विस्फोट कर सकती है, इतना विस्फोट कर सकती है कि वो यूँ समझो सोलर सिस्टम से भी लाखों किलोमीटर दूर तक सिर्फ इतनी सी मशीन, इतना सा इंसान फोक सकता है। तो आप तो उस गॉड या सुपीरियर या उस डेविल से पंगा लेने जा रहे हो जिसने पूरी दुनिया क्रिएट और ऑपरेट कर रखी है कंट्रोलर से। प्रकृति खुद ही नहीं चाहती कंट्रोलर आए, क्योंकि उसे पता है यदि आ गया, ये मानव अपने आप को इतना घमंडी समझता है, वो समझता है सेकंडों में साफ हो जाएगा। कितने परमाणु बम को, तुम कितने ब्रह्मास्त्र फोड़ने की सोच रहे हो। लोग गीता कह के कहते हैं ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है ब्रह्मांड समाप्त कर देता है, नियम बन रखे हैं। आप क्या जानते हो, ब्रह्मांड एक है, बतेरे ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांडों के रूपों के भी बतेरे। आप क्या सोच रहे हो, ब्रह्मास्त्र का मतलब केवल ये है, ब्रह्मास्त्र चाहे ना गॉड अपनी केवल एक उंगली से पलट दें, आपका ब्रह्मास्त्र एक फूल बराबर बन जाएगा, फूल बराबर। आपने ब्रह्मास्त्र किसी चीज़ पे भी चलाया, ब्रह्मास्त्र का मतलब ऐसा अस्त्र जो उस ब्रह्मांड को अंत कर दे, तो वो सबसे पहले हो सकता है आपकी मस्तिष्क को अंत कर दे। क्यों, आपका मस्तिष्क भी तो ब्रह्मांड है। यहाँ छल कर देगा भगवान ये ईश्वर आपके साथ। आपने कहा मैं तो ब्रह्मास्त्र का आरंभ करूँगा, ब्रह्मास्त्र को चलाऊँगा, चलाओ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मशील को चलाऊँगा, चलाओ ब्रह्मशील। कहाँ चलाओगे, प्रकृति में चलाओगे, ब्रह्मांड वो किसी के गर्भ में चलाओगे, किसी जगह पे चलाओगे, जिस भी जगह पे चलाओगे वो सिर्फ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपके ब्रह्मशील को या ब्रह्मास्त्र को यह आदेश दे देगा तुम्हें जाना ही तो है, किसी न किसी सृष्टि को तो तबाह करना है, इस पर्टिकुलर जगह पे तबाह करना है। मैं इस बिंदु से ये कहता हूँ, ये बिंदु उस व्यक्ति का मस्तिष्क है, समाप्त कर दो इस स्थान को। आप क्या सोचते हो, ब्रह्मांड क्या पूरा ब्रह्मांड ये जिसमें आप रह रहे हो ये पूरा ब्रह्मांड है? एक छोटा सा कण भी अपने आप में ब्रह्मांड है। कहा कि इस कण को नष्ट कर दो, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो मैं कहा था ना इस पर्टिकुलर स्थान पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, मैंने कहा तुम्हें ये चीज़ समाप्त करनी है, एक छोटा सा सेल समाप्त कर दो, हो गया ब्रह्मांड समाप्त। एक छोटी सी उत्पत्ति समाप्त कर दो, हो गया वो ब्रह्मांड समाप्त। या उसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जाओ, क्योंकि सब जगह समानता है, सब जगह एक ही चीज़ है, सब जगह कहीं ना कहीं एक लॉजिक पाएगा, उसी जाके उसी ढांचे में जाके अंत कर दो, उस व्यक्ति का ही समापित होगी। छल करना चाहे तो बतेरे छल कर सकते हैं, जिसकी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता, ये ब्रह्मांड भी कल्पना नहीं कर सकता, प्रकृति नहीं कल्पना कर पाती जब चाले चलते हैं ऐसी ऐसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति कल्पना नहीं कर पाती, नहीं संसार कल्पना कर पाता। कि हम जैसे नमूने जब पनपते हैं ना, पैदा होते हैं, तो प्रकृति और संसार खुद कल्पना नहीं कर पाती ये नमूना पनप कैसे गया। कोई कुंडलियाँ तक हमारा ज्ञाता नहीं लगा सकती कि क्या बोलते हैं ये ईश्वर है, क्यों कालनियति का कोई चक्र नहीं बांध सकता, लिखी ही नहीं होती, वो लिखी विधाता की लिखी होती है। विधाता इस ब्रह्मांड से वास नहीं रखता, जो विधाता की लिखी हुई नीति है उसको कोई नहीं बदल सकता।
विधाता स्वयं नहीं बदल पाता। परंतु ये बात हकीकत है कि विधाता की लिखी नीति विधाता का अंत नहीं कर सकती, विधाता से सर्वशक्तिमान नहीं रहेगी, विधाता का समाप्त नहीं कर सकती। विधाता की लिखी नीति विधाता को भुलवा सकती है, उसका समाप्यता नहीं करवा सकती, उसका अंत नहीं कर सकती। अब ये क्यों नहीं कर सकती? इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेटरी आंसर ये है, यदि वह उसका अंत करेगी तो अंत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात पलायन कहलाता है वो अंत। मृत्यु कोई नाम की चीज़ ही नहीं है, अंत मृत्यु कभी अंत कहलाती ही नहीं है। मृत्यु केवल एक शरीर की होती है, जो चीज़ बनी है। जो चीज़ बनी ही नहीं है उसकी चीज़ क्या होगी? अंत। नीतियों का समाप्यता हो सकती है, और जो नीति समाप्त हो सकती है तो समझ लो नीति अपने रचयिता को ही समाप्त करने आएगी तो नीति खुद ही नहीं समाप्त हो जाएगी। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट पैराडॉक्स है, मतलब कुछ मायाएं हैं जो रची जाती है, ये कुछ नियतियाँ हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एंड टू एंड हमें यहाँ पे ये समझना आना चाहिए कि दूसरे किससे पंगा नहीं लेना, गॉड या डेविल से। आप जब तक अपनी दुनिया चला रहे हो, कोई विश्वास व्यक्ति कह रहा है कि गॉड हमें देखेगा, गॉड देखेगा, गॉड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बनाने वाले ने बनाई इस तरीके से दुनिया है कि हर टाइम थिंक करता है। जैसे मैं छोटी से छोटी बात पे ध्यान रखता हूँ ना, छोटी से छोटी पर्टिकुलर ध्यान पे मानता हूँ मेरे लिए कोई जन्मों का खेल इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी मैं भी रोता हूँ 20-20 साल। कितनी बार देख लो, 3 या 4 बार के फेलियर्स में मैं रोने लग गया था, दुनिया त्यागने लग गया था। तो मानवीय हूँ, स्वाभाविक हूँ। यही चीज़ ध्यान रखनी है। कर्म पे ध्यान लगा लो, अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आ जाएगी। 100 साल कुछ नहीं होते, पर 100 साल में एक साल भी बहुत होता है, एक दिन भी बहुत होता है जब काटने को अवसर नहीं मिले। और व्यक्ति के अंदर आदतें ऐसी होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को काट ले, उन चीज़ों को बैकअप कर ले, ठीक है वे। और उसकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, कुछ नया और डिफरेंट, और कुछ रिपीटेशन कर सके, अपना रिपीट कर सके। ये 3 ही तरह के वे बहुत ज़्यादा चलते हैं, न्यू, डिफरेंट और वे क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। सीक्वेंसर, अनसीक्वेंसर, सीक्वेंसर विद अनसीक्वेंसर। जब बात आती है सीक्वेंसर की, वो चीज़ जो कि रिपीट हो रही है। जब बात आती है अनसीक्वेंसर की, वो चीज़ जो न्यू है, एब्स्ट्रैक्ट है। और जब बात आती है सीक्वेंसर विद अनसीक्वेंसर की, तो वो चीज़ जो लॉजिकल है, जो कि क्या बोलते हैं, रिपीट भी हो रही है और न्यू भी, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। चीज़ें डिफरेंट तरीके से करोगे तो पैसा कमा लोगे, नई तरीके से करोगे तो पहले उसे डिफरेंट करना पड़ेगा, लोगों से, अलग चीज़ों से बेहतर बनाना पड़ेगा, प्रोडक्टिव बनाने का, तब पैसा कमा लोगे। या कोई चीज़ रिपीटेशन है, रिपीटेबल है, तो उसको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, देन आप पैसा कमा लोगे। तो आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक से पैसा कमाया जाता है, क्योंकि हकीकत है आप किसी की कोई चीज़ कॉपी और पेस्ट करके यूँ सोचो डायरेक्ट बेचो तो नहीं बिकेगी, बिकॉज उसको वहाँ से भी उपलब्ध हो रही है। पर यदि आपने प्राइस सस्ता कर दिया, ऐसी चीज़ें कर दी जो लोगों को फेवरेबल लगे, तो फेवर के बदले फेवर देती है दुनिया, और प्रकृति फेवर के बदले अनफेवरेबल, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो। तीसरा, आपको किससे डरना है? तीसरा, आपको उस बिंदु से डरना, उस केंद्र से डरना, उस मासूम बच्चे से डरना, उस स्वयं से डरना है जो कि सही है, विनाश का कारक बन जाएगा। अगर आपने किसी एक छोटे से कण को यूँ समझा कि ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो हमेशा ध्यान रखें उसके अंदर वो पनप जाएगा जो कि दूसरे नंबर का था। ईश्वर कहलाता कौन है? वही व्यक्ति कहलाता है जिस कण को, जिस बिंदु को तुम सताते हो, क्रोधित होकर फिर वो अपने आप का पलायन करना चाहता है। प्रकृति कहती है अभी तुम्हारा पलायन निष्कर्ष लिखा नहीं है, अभी पलायन तुम्हारा उचित नहीं है, अभी तुम्हारे आने वाले कर्म हैं, अभी तुम्हारी कोई इच्छा बनेगी। और उसने तंग आके कहा कि मुझे जीना ही नहीं है। तब उसके अंदर वो व्यक्ति पनपता है जो इस सृष्टि का रचयिता करता होता है। वो फिर जब आता है तो ना चाहता है एक एक को, क्योंकि उसके ना तो जन्म हुआ, ना जन्म किसका था? उस व्यक्ति का जिसको आपने सताया, स्वयं का। फिर एक कल्पना पनपती है, वह कल्पना ही, वह आइडियलिस्टी गॉड कहलाती है। और जब वो गॉड इस धरती पर आ जाता है, उस शरीर में आ जाता है, तो वो डेविल कहलाता है। जो डेविल एविल्स के लिए एविल हो जाता है, समझ रहे हो? क्यों? गॉड आइडियलिस्ट थी, गॉड वो कल्पना थी जो उस शरीर में वास करी जब वो बच्चा मरने जा रहा था। और डेविल वे व्यक्तित्व जो अब वो आ चुका है उस शरीर में, और अब वो अपने अनुसार चीज़ें देख रहा है कि क्या, कब, कैसे चला, कि स्मार्टली प्ले करना विद हार्ड वर्क। हार्ड वर्किंग होता है, देखो हार्ड वर्किंग तो हर कोई है, एवरी पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग। प्रोडक्टिव डिसिप्लिन में ऑटोमेटिकली वर्क करेगा ही करेगा, जॉब में ऑटोमेटिकली वर्क करेगा ही करेगा। बस अब यहाँ पे बात आती है, क्या वो डेटा एंट्री में कर रहा है
यदि एंट्री कर रहा है तो एज एम्प्लॉय मजदूरी कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। यदि वो स्मार्टली प्ले कर रहा है, एज अ लॉजिकली मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लेगा। और यदि वो कुछ न्यू इन्वेस्ट करके देन उसे मार्केटिंग कर रहा है तो वो एक्सट्रीमली कमाएगा, वो एक ओनर बन जाएगा। मतलब कि अपना काम दूसरों से करवाना, बट आइडियाज़ खुद के मेक होना, अपॉर्चुनिटीज़ खुद के द्वारा बोर्न करना। अपॉर्चुनिटीज़ तभी बोर्न होती है जब आइडियाज़ होते हैं, बिकॉज आइडिया वो बाल्टी है जिसे आप बारिश में लेके खड़े हो कि इसमें पानी आएगा, तो जब बारिश होगी तो पानी अपने आप भर जाएगा। विदाउट बाल्टी आप सिर्फ केवल उतना ही पानी बटोर सकते हो जितना आपके हाथ है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं बटोर सकते, कुछ तो बटोर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, जितनी आपकी नीड है। आप अपॉर्चुनिटीज़ से अपनी केवल नीड भर सकते हो, पर दुनिया लालच देखती है। तो लालचियों के लिए हमसे ध्यान रखना, आइडिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। संतुष्टि के लिए ये, अगर संतुष्टि में रहोगे तो संतुष्टि अपने आप में दुख देती है। क्यों? आप उतना ही खा सकते हो, उतना ही पी सकते हो जितना है। तो इसके से क्या होता है, प्रकृति आप में दुख नहीं देती, प्रकृति आपको सुख ही सुख देती है। क्यों? दुख तो आपको मिल ही रहा है कि पानी इतना सही है पीने को। ये है जो व्यक्ति दुख इन चीज़ों में सुख देख लेता है, इन चीज़ों में देख लेता है कि चलो इसको ही एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, वो पूर्ण जीवन ऐसे जीता है जैसे कि दुनिया उसी के लिए बनी हो। और जो लालच रखता है वो फिर लालच पे लालच, बाल्टी लाता है, कभी जग लाता है, कभी कुछ लाता है, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी विकास करता चला जाता है। सारे तरह के लोग जरूरी होते हैं। मैंने पूरी वीडियो में बात करी है एक्टिव और पैसिव मेंटली वो माइंडसेट वाले पर्सन्स की। कौन से होते हैं एक्टिव और पैसिव जो पुअर माइंडसेट बन जाता है बिकॉज वो रिपीट करता है चीज़ों को। एक्टिव जो एवरी टाइम स्ट्रेटेजिकल एक्ट करता है, एवरी टाइम एक रिच अपने आप में चेंज करता है और देन स्टेबलाइजेशन करता है। एक कंट्रोलर की तरह होता है जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है अपने आप को और कॉन्फिडेंटली अपनी बातें भी रखता है। अधिकांश व्यक्ति कॉन्फिडेंट रखते हैं, कॉन्फिडेंस मतलब कि ईगो अपने कि हम ही अपने सत्य में रह गए, तो वो उसको क्या मिलता है, दुख। क्यों? वो अपने फेवर देख रहा होता है। दूसरा व्यक्ति केवल कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है तो क्या होता है, क्या मिलता है उसे? सुख मिलता है दुनिया से, बट उसको खुद के आंतरिक सुख नहीं मिलते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।